आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 5 में जितना भी टॉपिक छूट गया था, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं करवा पाए थे, तो आज के इस क्लास में हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेजर 5 से जितना भी बचा हुआ है सारा हम लेकर के आए हैं। सारे टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज का ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज पूरा मेजर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास से हम मेजर 7 का करेंगे। मेजर 6 का कर चुके हैं, ये 5 का कुछ बच गया था, उसी पे हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उसके बाद हम मेजर 7 का करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, स्विट्जरलैंड का संविधान कब लागू हुआ था? तो स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में लागू हुआ था। ब्रिटेन का कब लागू हुआ था? कमेंट में बताइए तो थोड़ा आंसर इसका। स्विट्जरलैंड किस प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला सवाल है आपके लिए। इस क्लास में हम 70 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। स्विट्जरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो फेडरल असेंबली। अगला सवाल है आपके लिए। स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम और इनिशिएटिव किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है। तो स्विट्जरलैंड टॉपिक पे हम क्लास भी करवा चुके हैं, तो जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए वो क्लास भी जा कर के अटेंड कर ले, लेक्चर वाला क्लास। ये तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इस रिवीजन क्लास में सिर्फ अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही चल रहा है, उसके बाद हम लेकर के आएंगे सब्जेक्टिव। तो आपका अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फेडरल काउंसिल। प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लास मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा, वहाँ पे सारा वीडियो ऐड किया हुआ है। चीन का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1982। अगला सवाल है, चीन का राजनीतिक ढांचा किस पर आधारित है? तो वो आधारित है एकदलीय प्रणाली। चीन की सर्वोच्चता विधायिका कौन सी है? तो वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगला सवाल है आपके लिए, चीन के संविधान में सर्वोच्चता किसकी है? तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी की। चीन की न्यायपालिका कैसी है? तो वो है पार्टी प्रधान। अगला सवाल है आपके लिए, पूंजीवाद का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है निजी संपत्ति और बाजार प्रतिस्पर्धा। अगला सवाल है आपके लिए कि पूंजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, पूंजीवाद में मूल्य निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है मांग और आपूर्ति। अगला सवाल है आपके लिए कि अदृश्य हाथ, इंग्लिश में बोलेंगे इनविजिबल हैंड, की संकल्पना किससे जुड़ी है? तो वो जुड़ी है पूंजीवाद से। अगला सवाल है आपके लिए, पूंजीवाद में सरकार की भूमिका क्या होती है? तो वो होती है न्यूनतम हस्तक्षेप। अगला सवाल है आपके लिए कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समानता। अगला सवाल है आपके लिए, साइंटिफिक सोशलिज्म किसने दिया? तो वो दिया था मार्क्स और एंगल्स। अगला सवाल है आपके लिए, समाजवाद में उत्पादन के साधन किसके हाथ में होता है? तो वो होता है राज्य के हाथ में होता है। समाजवाद का नारा क्या है? तो समाजवाद का नारा है सर्वहारा की तानाशाही। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपके लिए, भारत के संविधान में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था 1976 में। इसको भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल है आपके लिए, उपनिवेशवाद विरोध का प्रमुख लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था स्वतंत्रता प्राप्ति। अगला सवाल है आपके लिए, भारत का
उपनिवेशवाद विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? तो वो हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। अगला सवाल है आपके लिए, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन अफ्रीका में किससे जुड़ा था? तो वो जुड़ा हुआ था नेल्सन मंडेला। ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है आपके लिए कि एशिया में उपनिवेशवाद विरोध का प्रमुख परिणाम क्या था? प्रमुख परिणाम था स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन। अगला सवाल है आपके लिए कि उपनिवेशवाद विरोध किस विचारधारा से जुड़ा है? तो जुड़ा हुआ स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। अगला सवाल है आप सबके लिए कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कानून लागू करना। थोड़ा क्लास लाने में लेट हो गया क्योंकि क्या है कि हम अकेले ही पढ़ाते हैं तो और सब्जेक्ट का क्लास करवाना पड़ता है। बहुत सारे सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन लाने में और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि टाइम पर कंप्लीट करवा देंगे, पूरा करवा देंगे। अब जिन भी बच्चों का एनसीसी या फिर एनएसएस सब्जेक्ट है उसका क्लास भी चल रहा है तो आप लोग जाकर के क्लास अटेंड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो अगला सवाल है आपका, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य है कानून बनाना। अगला सवाल है आपके लिए, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है न्याय और विवाद निवारण करना। अगला सवाल है आपके लिए कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो होता है संसद। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति प्रणाली किस देश से जुड़ी है? तो वो जुड़ी है अमेरिका से। अगला सवाल है आपके लिए, संवैधानिकता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संविधान के अनुसार शासन। अगला सवाल है आपके लिए, संवैधानिकता की मूल भावना क्या है? तो मूल भावना है सीमित सरकार। अगला सवाल है आपके लिए, संवैधानिकता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो सबसे बड़ा शत्रु है तानाशाही। अगला सवाल है आपके लिए, संवैधानिकता में किसकी सर्वोच्चता मानी जाती है? तो मानी जाती है जनता की। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि रूल ऑफ लॉ किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो रूल ऑफ लॉ किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो वो है संवैधानिकता। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि ब्रिटेन में किस प्रकार की पार्टी प्रणाली है? तो इस टॉपिक पे तो हम करवा भी चुके हैं क्लास, तो बताइए किस प्रकार की है? तो वो है द्विदलीय। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की पार्टी प्रणाली है? तो भारत में है बहुदलीय। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, चीन में पार्टी प्रणाली कैसी है? तो चीन में पार्टी प्रणाली है एक दलीय। प्रेशर ग्रुप का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है नीतियों पर दबाव डालना। अगला सवाल है आपके लिए कि ट्रेड यूनियन किस प्रकार का प्रेशर ग्रुप है? तो वो है व्यावसायिक। आप सब कमेंट में बताइए तो कि रिवीजन क्लास अब और लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड करेंगे तभी हम क्लास लेकर के आएंगे। और लाना चाहिए या नहीं? मेजर 7 का अगले क्लास से होगा, तो मेजर 7 का आना चाहिए या नहीं कमेंट में बताइएगा। स्विट्जरलैंड का शासन किस प्रकार का है? तो वो है संघीय। मेजर 5 में कुछ और टॉपिक है जिस पे क्लास लेना है, जैसे कि चाइना वाला टॉपिक है, उस पर भी क्लास लेना है, जो कि हम क्लास अभी ले नहीं पा रहे हैं, फिलहाल क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो लेक्चर भी लेंगे, आप सबको चाइना के संविधान के बारे में भी पढ़ाएंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? तो वो है 4। अगला सवाल है आप सबके लिए कि स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? फेडरल
ट्रिब्यूनल, फेडरल ट्रिब्यूनल है वो। स्विट्जरलैंड का संविधान किस प्रकार का है? तो वो है लिखित। ब्रिटेन का किस प्रकार का है? कमेंट में बताइए। अगला सवाल है आपके लिए, स्विट्जरलैंड का संविधान किस प्रकार का है? तो वो है लिखित। अगला सवाल है आप सबके लिए कि स्विट्जरलैंड की संसद का स्वरूप क्या है? तो वो है द्विसदनीय है। अगला सवाल है आपके लिए, चीन का संविधान किस विचारधारा पर आधारित है? तो वो है समाजवाद। अगला सवाल है आपके लिए कि राष्ट्र के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करता है संसद। अगला सवाल है आपके लिए, चीन के सर्वोच्च कार्यपालिका कौन है? तो वो है स्टेट काउंसिल। अगला सवाल है आपके लिए कि चीन की संसद कितनी अवधि के लिए चुनी जाती है? तो वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, चीन में संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? तो वो है एनपीसी को। अगला सवाल है आपके लिए, लेजिज फेरी नीति किससे जुड़ी है? वो जुड़ी है पूंजीवाद से। पूंजीवाद वाले टॉपिक में क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो आप सब अटेंड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पूंजीवाद में सरकार की भूमिका कैसी होती है? तो वो होती है नियामक। अगला सवाल है आपके लिए, समाजवाद का मुख्य लाभ क्या है? तो वो है सामाजिक न्याय। अगला सवाल है आपके लिए कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हीज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हीज नीड किस विचारधारा का नारा है? तो ये जो है आपका इंग्लिश में लिखा हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नारा है, तो ये किस विचारधारा का नारा है? तो वो है समाजवाद। अगला सवाल है आपका, लोकतांत्रिक समाजवाद किस देश से जुड़ा है? तो वो है ब्रिटेन से। अगला सवाल है आपके लिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1942 में। अगला सवाल है आपके लिए कि उपनिवेशवाद विरोध का नारा स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है किसने दिया? वो दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला सवाल है आपके लिए कि अल्जीरिया की स्वतंत्रता किस उपनिवेशवाद विरोध से जुड़ी है? तो वो है फ्रांस से जुड़ा हुआ है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि उपनिवेशवाद विरोध का प्रमुख साधन क्या था? तो वो था युद्ध और क्रांति। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि उपनिवेशवाद विरोध के बाद किस संस्था का गठन हुआ? तो वो हुआ था यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। अगला सवाल है आपके लिए कि राष्ट्रपति प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? तो वो है स्थिर कार्यपालिका। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली का प्रमुख आधार क्या है? तो वो है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि न्यायिक समीक्षा, इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है संविधान की रक्षा करना। अगला सवाल आपसे पूछा गया, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कांग्रेस। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ब्रिटेन में न्यायपालिका किस सिद्धांत पर काम करती है? तो काम करती है रूल ऑफ लॉ पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, संवैधानिकता का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा देश है? तो वो है आपका ब्रिटेन। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में क्या अंतर है? तो वो है आपका पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ता है, प्रेशर ग्रुप नहीं। इसका क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ता है लेकिन प्रेशर ग्रुप चुनाव नहीं लड़ता है, तो यही अंतर है इसमें।
अगला सवाल है आपके लिए कि अमेरिका की प्रमुख प्रेशर ग्रुप प्रणाली किससे जुड़ी है? वो जुड़ा हुआ है लॉबी सिस्टम से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत में लोकसभा चुनाव किस पार्टी प्रणाली का उदाहरण है? तो वो है बहुदलीय। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रेशर ग्रुप का मुख्य हथियार क्या है? प्रेशर ग्रुप का मुख्य हथियार है आंदोलन और लॉबिंग। तो आज का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ साथ आप सब डेली क्लास को अटेंड करने भी आए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट में बताइएगा। तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।